अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं नॉवेल की जानिब। तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, और मोहित कहाँ है? किसके साथ आई हो तुम? कॉफ़ी का मग थामे ऐना लाउंज में दाखिल हुई, जहाँ सामने से आती अनायत की उड़ी रंगत देख वो बेसाख्ता ही खौफजदा हुई थी। इसके पास जाते वो इसे बाजू से थामे इंतहाई संजीदगी और मुतफक्कर से लहजे में इस्तफसार करने लगी। मामा, वो मोहित को कोई ज़रूरी काम था। खुश हलक को तर्क करते वो बेसाख्ता ही झूठ का सहारा लेती अपनी सियाह झील सी आंखें झुका गई। ज़रूरी काम? ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था कि वो तुम्हें ड्रॉप करने नहीं आया? ऐना की हैरत किसी भी तौर कम नहीं हो पा रही थी। माथे पर बल डाले वो शजदर सी अनायत को देखे गई थी, जिसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। इसके पेट में मरोड़ पड़ रही थी मॉम, और बेचारे को इमरजेंसी में वॉशरूम जाना पड़ा। अनायत की बजाय पीछे से आती अनाया ने जवाब दिया तो इसके बेतुके जवाब पर अनायत की आंखें एकदम से फैल गई थी। ऐना ने शौक की सी कैफियत में अनाया को देखा। तुम? वो चीखे के से अंदाज में बोली। तो अनाया ने कंधे उचकाए अपनी मॉम को देखा। जी, मैं आपकी हसीन प्लस ज़हीन बेटी, मगर आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? वो ना समझी से कंधे उचकाए एक निगाह अनायत पर डाले पूछने लगी। तुम्हें कैसे पता कि वो मोहित कहाँ गया एनी? क्या तुम होटल गई थी? अनायत के पीछे इसकी सर्द निगाहों का मरकज़ अब अनाया थी। उफ मॉम, आपको हर बात में मेरा ही कसूर नज़र आता है। मैं कुछ नहीं जानती, आपके डॉक्टर छोटू आयश की कसम। वो शहादत की उंगली और अंगूठे से शहरक को छूते अपनी भूरी आंखों में मिस्कीनियत लिए गोया हुई। तो अनायत ने मुंह खोले खौफ से इस लड़की को देखा जो झूठी कसम उठा रही थी। शट अप अनाया, खबरदार, जो तुमने मेरे भतीजे की कसम उठाई, वो एकदम से सख्त लहजे में कहती अनाया के चेहरे को गुस्से से घूरने लगी, जिसे इस बात का ज़रा सा भी असर नहीं हुआ था। हाय पुप्पू, इस लड़ाका टिड्डी ने मुझे फिर से छोटू कहा और ऊपर से मेरी कसम भी उठा दी। देख लें इसके काम। हॉस्पिटल का राउंड लगाते आयश सीधा अपनी पुप्पू के पास आया था, जहां सामने का आंख देखा मंजर इसे खौफजदा कर गया। इसने कौन कौन निगाहों से अनाया को देखते मासूमियत से ऐना के गले में बाहें डालती दुहाई दी थी। फिक्र मत करो, आगे कौन सा मेरी कसम से तुम मरे हो जो अब मर जाओगे, वो तनसीन अंदाज में कहती अपनी पूरी शरारत से लबरेज निगाह से आयश को घूरते मुंह टेढ़ा किए गोया हुई। आयश ने दांत किचकिचाते इस छोटी चुड़ैल को देखा। मरे मेरे दुश्मन। वैसे बाय द वे, मैं अगले हफ्ते पाकिस्तान जाने वाला हूँ। वो अब मंजर से हटती अनाया के पीछे लपका, जिसके सीढ़ियों पर जाते कदम एकदम से थमे। वो क्या है ना, डॉक्टर अबीर अलवी की गाइडेंस में कुछ अरसा काम करना चाहता हूँ। सुना है कि आपके हस्बैंड काफ़ी ग्रेट डॉक्टर हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन सर्जन्स में से इनका शुमार किया जाता है। शट अप आयश, खबरदार, जो आइंदा अपने भद्दे मुंह से मेरा नाम इस शख्स के साथ जोड़ा तो। अनाया का चेहरा एकदम से सपाट पड़ गया। वो सर्द भूरी अंगारा हुई निगाहों से इसे देखती काट खाने के से अंदाज में गोया हुई। अनायत और आयश अबीर के नाम पर इसके चेहरे पर पहली संजीदगी देख लब भींच गए थे, जबकि अनाया एक काटदार निगाह इन दोनों पर डालते लंबे लंबे ढक भरते सीढ़ियाँ अबूर करते अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। एक बात बताएं आपी, आपकी बहन अपने शौहर के नाम से इतना क्यों चिढ़ती है? अपनी हल्की बड़ी बियर्ड को खुरचते वो जहन पर जोर डालते वाले अंदाज में इस्तफसार करने लगा, जबकि अनायत ने ठंडी आह बढ़ते कंधे उचकाए थे। वो खुद भी लाइल्म थी कि आखिर अनाया अबीर से और अबीर अनाया से इस कदर चिढ़ते क्यों थे। निकाह के पाकीज़ा बंधन में बंधे होने के बावजूद भी इतने सालों में शायद ही कभी अबीर अलवी ने अनायत के सिवा घर के किसी फर्द से बात की हो, और अनायत जानती थी कहीं ना कहीं वो मिठू की मौत की वजह अलीहान को मानता था, और शायद इसी वजह से इतने सालों के बाद भी रिश्तों में आई ये तनाव बिल्कुल भी नहीं मिट पाया था। कहाँ हो तुम? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें।
लाइब्रेरी एरिया से निकलते इसकी सुरमई आंखों में उलझन बाजें झलक रही थी। सर पर ओढ़े सफ़ेद आंचल को दाएं हाथ से मजबूती से थामे वो बाएं जानिब बने रेस्ट एरिया की तरफ बढ़ गई थी। सो सॉरी, बस मैं आ रहा हूँ, आप पहुँचे? दूसरी तरफ से निहायत नरमी भरा जवाब दिया गया, जिसे सुनते ही अमाया अजलान अलवी के बारीक होठ मुस्कुराए थे। ओके, मैं वेट करती हूँ, वो मध्यम मीठी आवाज़ में कहती तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी और फिर एकदम सामने खाली जगह पर निसब लकड़ी के बेंचेस को देख वो सबसे आखिर में लगे बेंच पर अपनी मखसूस जगह पर जा बैठी। इसके चेहरे पर फिक्र आया थी। छोटी सी पेशानी पर फिक्र से सिलवटें माया होने लगी। वो बेचैनी से दाएं टांग मुसलसल हिलाती और दांतों तले कुचलने लगी। अस्सलाम वालेकुम। अपने सर पर से किसी के मध्यम से सलाम पर अमाया की सोचों का इर्तिकाज टूटा। वालेकुम सलाम। हमदान, क्या हुआ, सब ठीक है ना? वो एकदम से बेचैन सी जगह से उठ खड़ी हुई थी। इसके चेहरे पर खौफ वाज़े झलक रहा था। क्या हुआ? इंटरव्यू कैसा था? तुम इतने परेशान क्यों हो? अमाया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अमाया वो सर झुकाए अपने हाथ मसलने लगा। या खुदा, अब क्या हो गया? अमाया का चेहरा एक पल में तारीक पड़ गया था। सुरमई आंखों में तेज़ी से आंसू तैरने लगे। अरे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंटरव्यू बहुत अच्छा था और गेस व्हाट, मुझे अपॉइंट कर लिया गया है। हमदान का चेहरा लम्हों में खुशी से चमक पड़ा, जबकि इसकी बात पर अमाया की चीख बेसाख्ता थी। क्या सच कह रहे हो ना तुम? बेयकीनी निगाहों से इसे देखती वो जैसे यकीन चाहती थी। अरे बिल्कुल 100% सच। मेरा स्कॉलरशिप की वजह से वो लोग पहले 1 महीना ट्रायल लेंगे और इसके बाद जॉब रेगुलर होगी और साथ साथ पढ़ाई भी जारी रहेगी। अब सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। अमाया, और आपका बेहद शुक्रिया। आपने मुझे हिम्मत दी और इसी हिम्मत और हौसले के बल बूते पर मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ। इसकी आंखों में तशक्कुर था, जिस पर अमाया हल्का सा हंसी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, अब दोस्ती की है तो इतना सब कुछ तो चलता है। और वैसे भी तुम इस काबिल हो तभी ये जॉब मिली है तुम्हें। वो मुस्कुराते हुए खुशी से गोया हुई तो हमदान ने सर को हाँ में हिलाया। क्या मेरी जॉब की खुशी में आप मेरे साथ लंच करेंगी? वो ज़रा हिचकिचाते हुए पूछ रहा था। अमाया इसकी क्लासमेट थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। वो बहुत कम गो थी और अपने काम से मतलब रखने वाली, अपने आप तक महदूद रहने वाली मासूम सी लड़की थी। हमदान से कई बार इसकी बात टेस्ट और असाइनमेंट की बाबत हुई थी। अमाया को वो काफ़ी अच्छा लगा था। शरीफ, अपने आप में रहने वाला और काफ़ी सही भी। और फिर बातों ही बातों में एक बार हमदान ने इसे अपनी माली हालत पेचीदा होने का जिक्र किया था, जिस पर अमाया ने इसे नौकरी करने का कहा था। और अब वो काफ़ी मशकूर था कि वो अमाया की बात पर अमल कर यहाँ तक पहुँच पाया था। ज़रूर, मगर एक शर्त पर, अमाया ने मदम मुस्कुराहट से कहा तो हमदान चौंक गया। वो क्या? इसने हैरानगी से इसे देखकर इस्तफसार किया। वो ये कि तुम मुझे तुम कहकर मुखातिब करोगे। वैसे भी ये आप वाली फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं लगती। अमाया के नरम लहजे में कही बात पर वो दिल से मुस्कुराता सर को हाँ में हिला गया। हमदान मजीद को वो मासूम सी सादा दिल लड़की काफ़ी अच्छी लगी थी। तो सच में जा रहा है पाक? जूस का घूंट भरते इसने भूरी सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए इस्तफसार किया। आयश का सैंडविच थामा, मुंह की तरफ बढ़ता हाथ एक पल को थमा। लो भला, तो क्या मैंने आज तक झूठ बोला है तुमसे पार्टनर? वो सर को नफ़ी में हिलाते हंसते हुए गोया हुआ और साथ ही सैंडविच की बाइट ली। नहीं, तुम झूठ बोल भी नहीं सकते मुझसे। जानते हो ना, तुम्हारे बहुत से राज हैं मेरे पास। दिल जलाती मुस्कुराहट पर उस्ताद इसके गालों में उभरते गड़ों ने आयश का खून जलाकर रख दिया। वैसे क्या अपने हबी के लिए कोई पैगाम भिजवाना चाहती हो? मुझे बताओ, मैं दे दूंगा, वो भी बड़े प्यार से। वो इसके कंधे से कंधा जोड़े ठोका मारते खासा जनाना अंदाज में गोया हुआ तो अनाया का चेहरा लम्हों में सुर्ख पड़ा। ठीक कहते हैं मामू अंजे के तेरा मामा HAR
खुद तो मर गया मगर अपना इंतहाई बकवास तरीन साया छोड़ गया हम सब की जिंदगियों में। अनाया ने रूठेपन से कहते इसके आगे मेज़ पर पड़ी सैंडविच की प्लेट उठाई। आयश का चेहरा लम्हों में गुस्से से तप गया। ज़बान संभाल कर बोलो, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। क्या हुआ जो खुदा ने खत थोड़ा सा कम दे दिया, मगर अक्ल और शऊर तो कूट कूट कर भरा है मुझ में। वो कहाँ कम था, अपने कदम खत पर बात वो कतई बर्दाश्त नहीं करता था। कुजा कि वो अनाया काज़मी ही क्यों ना हो। मेरे पास इस एक सरप्राइज़ है तेरे लिए छोटू। सैंडविच की बाइट लेते अनाया टांग हिलाते नॉर्मल लव व लहजे में गोया हुई थी, जबकि इसका इतना नॉर्मल अंदाज आयश अली को चौंकाने को काफ़ी था। वो अनाया काज़मी की रग रग से वाकिफ़ था और ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि इसके सामने अबीर अलवी का नाम लेने वाले शख्स को वो सही सलामत छोड़ दे। अगर इस बारी तुमने कोई बम फोड़ा तो अच्छा नहीं होगा अनाया। सैंडविच अनाया के हाथ में मौजूद प्लेट पर रखते इसने वॉर्न करते अपनी जीन से मोबाइल फ़ोन निकाला, जिस पर मैसेज टोन रिंग हुई थी, जबकि अनाया मुसलसल टांगे हिलाती पुरसुकून से अंदाज में सैंडविच खा रही थी। वॉट, ये क्या किया तुमने? सदमे से चीखता वो एकदम से आंखें फाड़े इस आफत को घूरता चिल्लाते हुए उठ खड़ा हुआ। बम नहीं धमाका हूँ मैं, और अगर उंगली करोगे तो धमाके तो होगा ही ना। वो प्लेट मेज़ पर रखती एकदम से उठी और इसके गाल को थपकती मुस्कुराई थी। मैं चलती हूँ, मेरा काम हो गया। एकदम से इसका चेहरा बिल्कुल सपाट पड़ा था। वो खासी संजीदगी से कहती आयश के कमरे से निकल आई थी। आयश सर गिराए मोबाइल फ़ोन पर आए नोटिफिकेशन को रीड कर रहा था। न्यूयॉर्क में मौजूद इसका इकलौता होटल इस वक्त बंद होने के मकाम पर था। रातों रात होटल का सारा अमला रिज़ाइन कर चुका था और अब अगर वो वक्त पर अपने होटल को ना बचाता तो यकीनन इसका होटल अगले एक हफ्ते में बंद हो जाता। ये तुमने अच्छा नहीं किया अनाया, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गुस्से से लाल होते गहरी सी आंखों से दरवाजे को घूरते वो बेबसी से दांत पीसते बड़बड़ाया था। हाँ, पाकिस्तान की फ़्लाइट कैंसिल करो और आज रात न्यूयॉर्क की फ़्लाइट बुक करो मेरी। माथा मसलते इसने मुतफिकर से लहजे में कहा। फ़ोन कट करते बेड पर पटका। अलाया अजलान अलवी की बेटी अंबर अलवी इससे दूर हो गई। मुझे धोखा देने वाले आलियान शाह का खून इसकी दोनों औलादों को नोच दिया मैंने। भाव हा हा हा। खुद को ताकतवर समझने वाले इस सरपिरे आशिक के दोनों बेटों की ज़िंदगी में आग लगा दी मैंने। मेरी प्यारी रोज़ और अंजिक, इनसे इनका बेटा छीन लूँगा मैं। नहीं छीना सूट नहीं करता। मैं इतना भी बेरहम नहीं, बस इसे ऐसी मौत मारूंगा कि ना तो जिंदों में शुमार होगा और ना ही मुर्दों में। और वयाम काज़मी, इसे कैसे भूल सकता हूँ मैं। इसे तो ऐसी चोट लगाई है कि वो सारी उम्र अपने ज़ख्म ढूंढता ढूंढता थक जाएगा। बर्बाद बर्बाद कर दिया मैंने सबको, हा हा हा। फना कर दिया सबकी जुनून इनके इश्क को। इन सभी लोगों ने मुझे तबाह करना चाहा था और अब छी छी छी। तारीख कमरे में सामने ही रोशन पड़ी CLCD पर अभी उभरते इन सभी के चेहरों को बिल्कुल करीब से देखता वो खुद से बड़बड़ाते हुए गोया हुआ। इसकी आंखों में वहशत थी, नफरत का ठाटे मारता वो समंदर जो पिछले बरसों में कम होने के बजाय मजीद गहरा होता जा रहा था। बस कर दो तुम, सारा दिन इन सब के चेहरों को देखकर खुश होते रहना तुम। भूल गए कितना साथ दिया मैंने तुम्हारा। मार्क रिचर्ड, जो पहले से ही जानता था कि वो शख्स इसे इसी मखसूस कमरे में मिलेगा, वो गुस्से से अंदर आते फिर से इन सब चेहरों को स्क्रीन पर देख चिल्लाया। मुकाबिल ने मुड़ते सर्द निगाहों से इसे देखा। तो क्या करूं, तुमने साथ दिया है तो मैं भी तुम्हारा साथ देता आया हूँ। कंधे उचकाए कहता वो लापरवाह सा बन गया। इसके मोबाइल फ़ोन पर बेल रिंग हुई थी, जब ही माथे पर बल आया हुए। भूलो मत, इतना सब कुछ तभी मुमकिन हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। क्या जानते हो तुम क्या हो रहा है अब? मार्क के चेहरे पर गुस्सा और इसके लफ्ज़ों में खफगी नोट करते सामने खड़े शख्स ने मोबाइल फ़ोन ऑफ करते पॉकेट में डाला। ऐसा क्या हो रहा है जिसका मुझे इल्म नहीं? कंधे उचकाए वो हैरत से इस्तफसार करने लगा। वो वयाम काज़मी अनायत का रिश्ता कर रहा है और तुम जानते हो एक बार इसकी शादी हो गई तो फिर हम मतलब में कुछ भी नहीं कर सकता।
समता की वसीयत के मुताबिक इसकी सारी जायदाद और हमारे ख़ानदान का अगला सरबराह अनायत का शौहर बन जाएगा। गुस्से से लाल अंगारा होती निगाहों से इसे देखते वो जैसे जब्त की आखिरी हद पर था। इसके सामने खड़े आदमी ने मार्क को बेयकीनी से देखा। फिक्र मत करो, जब इतने सालों से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका तो आगे भी। तुम जानते हो, समता ने इस बिच से लीगली शादी की थी और इस वयाम काजमी ने अमेरिका में समेत समता की बेटी के जिंदा होने की खबर बहुत पहले से फैलाई है और इसी वजह से मैं अभी तक इस प्रॉपर्टी को हासिल नहीं कर पाया। इसके चेहरे पर खून झलक रहा था। वो गुस्से से पागल होने लगा। समता मार्क का बड़ा भाई था, जिसके हाथों लिली ने अपनी बेटी जोया को बेचा था, जो कि महज 16 साल की थी। समता इसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था और फिर इसे सारी उम्र अपने पास रखने के लिए समता ने जोया से शादी कर ली। मगर वो एक डॉन का बेटा था और जानता था रिचर्ड, समता का बाप, इसके फैसले को कभी नहीं मानता। इसीलिए इसने जोया को दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा और इस शादी को भी। रिचर्ड के मरने के बाद इसकी जायदाद समता अमेरिका का अगला डॉन समता बनता। मगर जब तक समता जोया तक पहुंच पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में इसे लगा कि वो अपनी बीवी और बेटी दोनों को खो चुका है। मगर अनायत वयाम काजमी को मिल गई और मार्क, जिसने बहुत जल्द धोखे से अपने भाई को मार डाला था, इस पर जैसे ही सच्चाई आश्कार हुई कि समता की बेटी वयाम काजमी के पास है और इसकी तरफ से दायर किए गए कानूनी सबूत और समता के वारिस की खबर बहुत साल पहले ही मार्क को इस खेल को रचने पर मजबूर कर गए। इतने सालों से इसने वो हरबा आजमाया था जिससे वो अनायत को जान से मार सके, मगर हर बार वो बचती रही। मार्क ने अब तक हार नहीं मानी थी। पहले इसे जायदाद चाहिए थी, मगर अब इसे तहत भी चाहिए था, जिसका अगला डॉन इसका बेटा लोकी बनता। शतरंज बीत चुकी थी। हर प्यादा अपनी दाव पेच खेल रहा था, मगर अब इनके बहरे बदल रहे थे। वो मासूम बच्चे जिन्हें वो मोहरों की तरह खेलते और नोचते आ रहे थे, वो सब अब शऊर और जुनून की मंजिल पर खड़े थे, जहां इन्हें अपनी बर्बादी के अफसाने को लिखने वाले बहरूपियों की तलाश का जुनून का था। हर शख्स मोहरा था, मगर अब बाजी बदल रही थी और इस बदलती बाजी में कई ऐसे चेहरे आश्कार होने वाले थे जिनकी हकीकत के आश्कार होने पर इन सब मोहरों को हैरत अंगेज धचका मिलने वाला था। खान, रक्स की महफिल सजाई गई है, खास तुम्हारे लिए। रुखसाना बाई तो इसके सदके वारी जा रही थी, जो पिछले 5 मिनट से सर्द और सपाट चेहरे लिए साकित सा बैठा था। इसके गोल्डन बाल पोनी में मुक़य्यद थे, सियाह भारी बूट मिट्टी से अटे हुए थे, नीली आंखों में सर्द मेहरी सिमटे वो रुखसाना बाई के पलंग पर 2 जानों बैठा हुआ था। हाय, ये बोलता नहीं है क्या? खिड़कियों के बाहर खड़ी इस साहिर को देखती गुल ने दुहाई दी थी। इसके हुस्न को देख वो शजदर सी दिल थाम के रह गई थी और अब बस इसके बोलने की मुंतज़िर खड़ी थी। बोलता बहुत कम है, मगर बोलता एकदम मस्त है, छन्नो ने आंखें मटका कर कहा। वो तीनों तो इसकी आमद का सुनते ही भागी आई थी, मगर बाई का दरवाज़ा बंद देखकर वो अपना सा मुँह लिए वापस आने लगी जब छम्मी ने खिड़की की तरकीब लगाई। अम्मा, आराम करना चाहता हूँ मैं, भारी सपाट आवाज़ में कहा गया। इसका जुमला रुखसाना बाई को सर हाँ में हिलाने पर मजबूर कर गया। अच्छा मेरा बच्चा, कमरा तैयार है, जाओ आराम करो। इसकी पीठ थपकते वो नरम लहजे में बोली। इनके लिए इसकी आमद ही काफ़ी थी। आलिहान बिना कुछ कहे जगह से उठा तो वो तीनों वहाँ से भाग निकली। कोठे की बैरूनी जानिब मौजूद सहन के गुजरता वो सीढ़ियाँ अबूर करता इस छोटे से कमरे की तरफ बढ़ा, जो किसी दौर में इसकी पनाहगाह रही थी। कमरे का खुला ताला देख इसकी नीली आंखों में सुर्खी तैरने लगी। जबड़े मजबूती से भींचते वो तन फन करता कमरे में दाखिल हुआ, जो कि तारीकी में ढला होने के बावजूद भी आलिहान वहाँ बिखरे गुलाबों की खुशबू को सूंघ कर महसूस कर चुका था। वो बिना देखे हुए भी अपनी पलंग की जगह जानता था। जब भी लंबे लंबे ढक भरते इसकी सिबत पड़ा और झुकते एक झटके से बिस्तर पर लेटी दोशीज़ा का हाथ थामे इसे खींचते अपने रूबरू किया।
आह! कमरे में घुसती साहिबा की मध्यम सी चीख के साथ ही कमरा रोशनी से नहा गया। अपने सामने इस मकरूर हुस्न के मालिक अपने इश्क को 1 साल बाद अपने रूबरू, वो भी इस कदर करीब देख साहिबा का दिल बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से धड़कने लगा। साहिबा पर बिना एक पूरी निगाह डाले वो निगाहें फेर गया, मगर इसके बाजू पर गिरफ्त इस कदर सख्त हुई थी कि साहिबा को लगा कि इसके हाथ की हड्डियां टूट जाएंगी। क्या बेहूदगी है ये? वो गुस्से से धाड़ता बिस्तर पर पड़ा इसका सुर्ख रेशमी आंचल उठाए साहिबा के बरहना कंधों पर डालते गुर्राते हुए पूछने लगा। सुरप्लिस्टिक से मय्यज़न साहिबा के होंठ दिलकशी से मुस्कुराए। तुम वो पहले मर्द हो खान, जो कोठे वाली लड़की की चादर उतारने की बजाय इसे चादर उड़ा रहे हो, और तुम्हारी इसी खुददारी से तो इश्क हुआ है साहिबा को। वो मदहोश से लहजे में बेकरार से इसके चेहरे का तवाफ करते इसके गाल को हाथ से छूने लगी, जब इसका वही हाथ मोड़ते आलिहान ने इसकी पुष्ट से लगा दिया था। पहले तो ये कहकर कमरे से निकला कि मेरी उम्र कम है। पहले तो ये कहकर कमरे से निकाला कि था कि मेरी उम्र कम है, अब तो उम्र भी पूरी है और मेरा इश्क भी आज तक वैसा ही है। हान, फिर आज क्यों बेरुखी? इसकी काजल से भूरी गहरी आंखें आलिहान के हसीन चेहरे पर घूम रही थी। इस शख्स की गुर्बत इसे बिन पिए मदहोश कर देती थी, और इसे ये कहने में कोई आर नहीं था कि इसने अपना वजूद, अपनी रूह अपने हान के लिए संभाल कर रखी है। मुझसे मत उलझो साहिबा, जल जाओगी। बेहतर यही है कि जब तक मैं यहाँ हूँ, ना तो मेरे कमरे में आना और ना ही मेरे सामने। मेरे वजूद में सिवाय नफ़रत के कोई जज्बा, कोई एहसास नहीं रहा, और अगर अब की बार तुम इस कमरे तक आई तो मैं भूल जाऊंगा कि मुझे बचाने वाली औरत तुम्हारी माँ है। वो इसके कान में पुरस्यारे से सरगोशी करता साहिबा को लड़जा गया, और यकीन जानो आज तक जितनों को मारा है किसी की लाश तो क्या बोटी भी बरामद नहीं हो पाई। सर्द लहजे में गुराते हुए कह इसने बाजू से दबोचे इसे कमरे से बाहर धक्का देते कुंडी चढ़ाई। अरे लड़की, संभल कर, ध्यान कहाँ है तुम्हारा मेरी जान? किचन में दूध गर्म करते मीरब की अचानक ही नज़र माहा पर पड़ी थी, जो बेध्यानी की सी कैफियत में अपने रूम से निकलती हॉल में मौजूद सोफे से टकराने वाली थी। मीरब भागती हुई इसके करीब पहुंची थी, जिसकी रंगत फक पड़ गई थी। खौफ से अपने पेट के गिर्द हाथ लपेटते वो खौफ से भरी निगाहों से अपना सांस बहाल करने लगी। यहाँ आओ, लो पानी पियो। नरमी से इसे थामे वो सोफे पर लाई और सोफे पर बिठाते पानी का ग्लास इसकी तरफ बढ़ाया। इन सब की दौरान मीरब इसके चेहरे को खोज रही थी, जहाँ आज पहले जैसी शादाबी व रौनक आबाद नहीं थी, जो इसे अपनी बहू के चेहरे पर हम वक्त मिलती थी। माहा बच्ची, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? मीरब इसके पास ही बैठ गई, अपने हाथों में इसके ठंडे पड़ते हाथों को दबोचे वो मुतफक्कर से नरम लहजे में इस्तफसार करने लगी। क्या तबरेज़ ने कुछ कहा है क्या? मीरब जानती थी इसका बेटा कितना पागल था माहा के लिए, मगर फिर भी इस वक्त जो हालत वो माहा की देख रही थी, इसे न चाहते हुए भी ये सवाल पूछना पड़ा। माहा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। मामा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, आप ख्वाह मकाम में परेशान हो रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माहा ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, तो मीरब ने नरमी से इसके गाल को सहलाया। क्या ये बात सच है माहा के तुमने आज तक मुझे सांस ही माना है? वो मुंह फुलाए गोया हुई, तो माया ने आंखें बेयकीनी से फैल गई थी। मामा, ऐसा तो मत कहें, खुदाया, आप मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। बहुत छोटी थी मैं जब मॉम डैड मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। दादू के बाद तबरेज़ और आप ही तो हैं जो मेरा कुल सरमाया है। आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें। ना चाहते हुए भी माहा का लहजा भी गया था। मीरब इसके करीब होते नरमी से इसके साथ जा लगी थी। अगर माँ से बढ़कर मानती हो तो अपनी परेशानी क्यों छुपा रही हो? क्या माँ बेटी के रिश्ते में कुछ छिपा रहना दुरुस्त है? वो अब अपने असल मुद्दे की तरफ बढ़ी थी, जिस पर माहा के होठों की मुस्कुराहट सिमटी। ऐसा कुछ भी खास नहीं है मामा, बस डर लग रहा है। वो खोए खोए से लहजे में बोली। इसका हसीन चेहरा तारीकी में डूब चुका था, जैसे खौफ ने इसकी सांसों पर डेरा जमा रखा हूँ।
कैसा डर मेरा बच्चा। मीरब ने इसे इशारों से थामे प्यार से सर पर बोसा दिया तो माह की आंखों के गोशे भीग गए। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद तबरेज़ और मेरे बच्चे का क्या होगा मम्मा। बस यही सोच सोच कर वल्लाह लड़की, ऐसी गलत बात तुम्हारी ज़बान पर आई भी कैसे। मीरब के माथे पर नागवारी से बल सिमट गए थे। किस कदर खुश थी वो, इसका बेटा, जो जाने दिन में 10 बार अपने बच्चे का जिक्र करता अपनी खुशी अयां करते नहीं थकता था। ऐसे में माह के मुंह से ऐसे अल्फाज इसे हौला कर रख गए थे। मैं सच कह रही हूँ मामा, कल क्या हो जाए किसी ने नहीं देखा, बस इसीलिए कह रही हूँ। माह चुप कर जाओ, वो दृष्टिकी से कहकर इसके बाद काट गई थी। आंखें जाने किस एहसास के तहत भर आई थी। वो कभी मर कर भी ऐसा कुछ होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। कुजा के सोचना या हकीकत में ऐसा होना। आप तबरेज़ को संभालेंगे, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तन्हा नहीं कर सकती। आप इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढेगा जो मेरी नूरम को माँ बनकर पाले। पेट के गिर्द हाथ लपेटे अचानक गले में अटकते आंसू का फंदा इसके अल्फाजों को रोक गया था। अपनी मौत को करीब से आता देख रही थी, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बेबसी से इसके हाथ बन चुके थे। ममता की पट्टी जो इसकी आंखों पर बन चुकी थी, इसने इसे ऐसा अंधा किया था कि वो अब अपनी औलाद से आगे कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। बहुत कर ली ये फजूल बातें, तुम ना तो कहीं जाओगी ना ही मेरा पोता कहीं जाने वाला है। अब उठो, शाबाश, रेस्ट करो, मैं दूध लाती हूँ। मीरब ने इसे गिरकते हुए मजबूत लहजे में कहा। मामा, पोता नहीं पोती, मेरी और तबरेज़ की नूरम। आप जानती हैं ना, तबरेज़ को बेटी चाहिए और इन्होंने तो नाम भी रख लिया है। हाँ हाँ हाँ, वो उठते खिलखिला कर गोया हुई। इसकी आंखों में आंसू बरसने को बेताब हुए। मीरब इस धूप छाँव सी लड़की को देखती रह गई। इसके बेटे की पसंद इतनी आला होगी, इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मगर माह के रूप में इसे एक बहू नहीं एक बेटी मिली थी। इसकी सोच और इसकी बातों को सोचते वो सही मायनों में खौफजदा सी हुई थी। वो यकीनन तबरेज़ से इस बाबत तफसील से बात करने वाली थी। तुम्हारी सीट पीछे है डियर, मगर तुम जाओगी कैसे। उप्स, तुम तो चल भी नहीं सकती। हाँ हाँ हाँ। व्हील चेयर के एन सामने अपने ब्लैक शू में मुक़य्यद पाँव रखते सेंटा ने तंजिया लब लहजे अपनाए कहा था। इसकी बात पर जहाँ व्हील चेयर पर इस नाजुक सी लड़की की गिरफ्त मजबूत हुई थी, वहीं कमरे में गूंजती दबी दबी सी हंसी की आवाज़ पर फर्स्ट डेस्क पर इन्हमाक से अपनी किताब पर झुके कुछ पढ़ते कैफ ने सद निगाहों से मुड़ते हुजूम में घिरी इस लड़की को देखना चाहा था, मगर चारों अतराफ से घिरे होने की सबब वो चाहने के बावजूद भी देख ना पाया। स्टॉप इट सैंडा, माइंड योर लैंग्वेज, पीछे हटो तुम सब। हाँफते हुए क्लासरूम में दाखिल होती कैलोन ने गुस्से से सबको वार्न किया और सैंडा के सीने पर हाथ से दबाव दिए इसे पीछे को धक्का दिया। आह! सैंडा इस अचानक अफ्ताब पर चीख उठी थी। वहीं व्हील चेयर पर खौफजदा सी बैठी हुरैन की नीली आंखों में चमकता पानी एकदम से आंखें फैलने के सबब इसके रुखसारों पर बह निकला था। कैफ जबड़े भींचे इस माहौल से उकताहट जता सा होते उठा जब इसकी निगाहें एकदम से कैलोन की पुष्ट पर चुपी इन नीली आंखों से टकराई। एक पल को इसके कदम थमे थे। किसी गैर महसूस अंदाज एहसास के तहत इसके नाखून मजबूती से किताब के कॉर्नर पर गड़ते गए। कैलोन कैफ की पेशानी पर नुमाया बल बेसाख्तगी में गहरे होते चले गए जब इसके कदम आगे को उठे थे। 2 कदमों के फासले पर रुकते इसने अपने आगे खड़े बैन के कंधे पर हाथ रखते इसे पीछे करना चाहा था। वो देखना चाहता था इस लड़की को, मगर वो देख नहीं पा रहा था। वहाँ इसका फ़ोन रिंग हुआ तो ना चाहते हुए भी इसे कदम पीछे को लेने पड़े। वो लंबे लंबे ढक भरते क्लासरूम से निकल आया। मुझे वॉशरूम जाना है। कैलोन इसे जैसे ही क्लासरूम से बाहर लाई, हुरैन ने खौफ से लड़ती आवाज़ में कहा, जिसे व्हील चेयर चलाती कैलोन बमुश्किल से सुन पाई थी। कैलोन इसकी दोस्त थी क्योंकि वो हमा वक्त इसके साथ रहती थी। अलीहान शाह ने इसे हुरैन की
کیئر ٹیکر کے طور پر رکھا تھا اور وہ بخوبی اپنا کام انجام دے رہی تھی۔ میں خود جا سکتی ہوں۔ وہ واش روم ایریا کی طرف بڑھتے ہی اس سے اور بے بسی سے کیلون کے ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ کیلون اس کی حالت سے واقف تھی، جبھی وہیں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ سینٹا، وہ تو بھاگ گئی اب، سینڈا کے دوست بین نے افسوس ظاہر کیا۔ سینڈا کلاس کی ٹاپر تھی اور کل ہورین شاہ کا کلاس ٹیسٹ سب بچوں سے اچھا رہا تھا، اور پچھلے 10 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا کہ سینڈا اس نالائق اور دبو سی لڑکی سے پہلی بار ہاری تھی۔ کلاس کے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کسی شوق سے کم نہیں تھا، کیونکہ ہورین شاہ کا کلاس میں ریسپانس 10% بھی نہیں تھا، اور اب اس کا ایک دم سے ایسا ٹیسٹ دینا کئیوں کو چونکا گیا، اور اسی بات کا بدلہ سینڈی بخوبی لے رہی تھی۔ اس ریپ وکٹم گرل کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، وہ زہریلی آواز میں پھنکارتے مٹھیاں بھینچ گئی۔ نہیں ہوں میں جینیس، نہیں ہوں میں شارپ، نہیں ہوں میں انٹیلیجنٹ، سب برے ہیں، مجھے نہیں ملنا کسی سے، نہیں پڑھنا مجھے۔ ڈیڈا، یو آر لائر۔ باتھ روم میں بند وہ مسلسل غصے سے واش بیسن میں بہتے پانی کو گھڑتی چلا رہی تھی۔ اس کی آواز میں دہشت، احساس کمتری، خوف، جانے کون کون سا وحشی آباد تھی۔ وہ پانی بمشکل سے اپنے سفید ہاتھ میں بھرتی چہرے پر گرا رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں گونجتی اس کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کی مدھم سانسیں کافی تیزی سے ہلچل برپا کر رہی تھی۔ کیلون، اچانک چناکے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی باتھ روم میں گہری تاریکی چھا گئی۔ ہورین شاہ کا خوف سے لرزتا پانی سے بھیگا وجود سڑ پڑنے لگا۔ اس نے نہایت مدھم آواز میں کیلون کو پکارا تھا، جسے شاید ہی کوئی سن پاتا۔ ڈیڈا۔ نیلی آنکھوں کی پتلیاں ایک دم سے پھیلنے لگیں۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں جیسے الٹے پڑ رہے تھے۔ اسے اندھیرے کا فوبیا تھا، اور اب بھی اندھیرے کے سبب اس کا وجود ہچکولے کھاتا بے ہوشی کی کگار پر تھا۔ ریلیکس۔ ویل چیئر سے ڈھلکتے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھے کسی نے بھاری سرد آواز میں اسے مخاطب کیا، تو ہورین شاہ کا وجود کسی غیر مرد کی آواز پر نیلا پڑتا ایک دم سے خوف سے ڈھیلا پڑ گیا۔ کیف، جو کال اٹینڈ کیے فریش ہونے باتھ روم میں داخل ہوا تھا، لائٹ جانے کے سبب وہ جیسے ہی باہر نکلا، کسی لڑکی کی مدھم سسکیاں سنتا وہ اسی جانب آیا، جہاں نیم روشنی میں وہ ویل چیئر سے ڈھلکتے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ گیا۔ وائی آر یو کرائنگ لٹل گرل؟ ایک گھٹنا فرش پر ٹکائے وہ نیم روشنی میں اس کی بھیگی نیلی آنکھوں کو دیکھ حیرت سے استفسار کرتے اپنی جیب سے رومال نکالتے اس کے چہرے پر موجود پانی کی بوندوں کو صاف کرنے لگا۔ جب ہورین حواس باختگی کی کیفیت میں بلند آواز سے چلانے لگی، کیف متفکر سا اس کی حالت دیکھتا ہاتھ پیچھے کھینچ گیا کہ کیا ہوا ہورین؟ کیلون، جو دیوار سے ٹیک لگائے باہر ہی کھڑی تھی، اس کی چیخوں کی آواز پر بھاگتے ہوئے کمرے میں پہنچی۔ اندھیرا ہونے کے سبب اسے کچھ بھی نظر نہیں آ پا رہا تھا، جب ہی آواز میں خوف کا تاثر واضح تھا۔ ڈر سے بے ہوش ہو گئی ہیں، یہ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ ہورین شاہ کی بھیگی بند آنکھوں پر ٹھہرے آنسو پر نگاہیں ٹکائے وہ عجیب سے لہجے میں کہتے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیلون کسی لڑکی کی آواز پر چونکی، فوراً طور پر اپنا موبائل فون نکالتے لائٹ آن کی۔ تب تک وہ شخص اس کے قریب سے گزرتا باہر نکل گیا۔ کیلون نے استفہامیہ نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر تیزی سے ہورین شاہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ گڈ مارننگ صاحب۔ ماتھے تک دایاں ہاتھ لے جاتے کانسٹیبل نے پاؤں زور سے زمین پر مارتے سامنے بیٹھے اے ایس پی کو سلام کرتے مارننگ وش کی، جس کے سلام کے جواب میں سر کو ہلکی سی جنبش دیتے مضطرب سا جواب دیا۔ وہ سنجیدگی سے اپنے سامنے پڑی گرے فائل کا سنجیدگی سے جائزہ لینے لگا۔ کل ایک لیڈی آئی تھی۔ کس چیز کی رپورٹ لکھوائی تھی انہوں نے؟ چہرے پر حد درجے سپاٹ تاثرات سمیٹے وہ اپنے اصلی سرد سپاٹ لہجے میں استفسار کیا، جس پر سامنے کھڑے کانسٹیبل کا خون خشک ہوا۔ خوف کے سبب اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمایاں ہونے لگے تھے۔ وہ صاحب جی، اٹک اٹک کر بولتا وہ خوفزدہ سی کیفیت میں گویا ہوا۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو پلے اسمارٹ وتھ می۔ ایک عورت اپنی گمشدہ بچی کی رپورٹ لکھوانے آئی تھی، اور تم بجائے اس کی کمپلین لکھنے کے اسے 4 باتیں سنا کر نکل دیا۔ تنخواہ کس چیز کی ملتی ہے تمہیں؟ فائل دھڑ سے بند کرتا وہ غصے و تیز سے اپنے دونوں ہاتھ میز پر
مارتے غصے سے غرایا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس جاب سے فائر کروں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ غصے سے گرجتے وہ بمشکل ضبط سے دانت پیستے دھاڑا تھا۔ کانسٹیبل سہمتا ہوا بھاگ نکلا، جبکہ انیل الوی پھولے تنفس سمیت آنکھیں میچے گہرے سانس بھرتے کرسی کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ جب ہی میز پر پڑا اس کا موبائل فون بجا۔ سیاہ آنکھیں کھولے اس نے ایک نگاہ موبائل فون پر ڈالے، فون اٹھائے، سامنے موجود نمبر دیکھ کان سے لگایا۔